नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आपने तो सुना होगा प्लेनेट का उच्च का होना या नीच का होना, घर के हिसाब से उच्च का होना या घर के हिसाब से नीच का होना, ये आपने बहुत सुना होगा। जैसे कि बृहस्पति चौथे घर में उच्च का माना जाता है, 10वें घर में नीच का माना जाता है। वैसे ही मंगल 10वें घर में उच्च का माना जाता है। आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक के बारे में बताता हूँ जो बहुत लोग कंसिडर नहीं करते, उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। ये आप जब आपको समझ में आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। देखिए, हर प्लेनेट का एक ऐसा घर होता है जहां वो प्लेनेट आके अपना पूरा पावर खो देता है। उसे बोलते हैं मरणकरण स्थान, प्लेनेट का मरणकरण पोजीशन। ये ऐसा इसलिए होता है कि पराशर जी ने हर प्लेनेट को एक पावरफुल घर दिया और एकदम वीक घर दिया है। जैसे कि आप देखिएगा, अगर सूर्य नीच का भी हो पहले घर में तो उच्च के कारण उसको रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि घर के हिसाब से वो उच्च का है। वैसे ही हर प्लेनेट का एक मरणकरण स्थान होता है। ये बहुत कम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, पर करना चाहिए। जैसे कि बृहस्पति, गुरु जब भी कुंडली के तीसरे भाव में आता है, मैं आपको एक बार पहले क्लियर कर देता हूं, हम भाव के हिसाब से बात करें, राशि के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। भाव और राशि में फर्क है। भाव मतलब आपका कुंडली का पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। बृहस्पति जब भी थर्ड हाउस में आते हैं तो वो उनका मरणकरण स्थान है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि थर्ड हाउस जो होता है वो आपके करेज का हाउस है, हॉबीज का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस। बृहस्पति को तीसरे घर में मरणकरण स्थान दिया गया है, या बृहस्पति तीसरे घर में आके मर जाता है। उसका विशेष कारण क्यों है? देखिए, तीसरा घर है आपकी करेज, तीसरा घर है आपके एक्शन, तीसरे घर है हॉबीज, तीसरे घर आपके पड़ोसी, तीसरे घर आपके दोस्त। तीसरा घर बहुत एक्टिव घर है। एक्टिव इसलिए है क्योंकि ये बुध को मिला है, ये कम्युनिकेशन है, ये कंप्यूटर है, ये आईटी सेक्टर का घर है। यहाँ पे जब भी बृहस्पति आता है मृत्यु के स्थान पे आ जाता है। उसका कारण ये है कि ना तो बृहस्पति वहां पे ज्यादा बोल सकता है, कि बृहस्पति गुरु है, वो विजडम है, वो ज्ञान है। बृहस्पति जब भी तीसरे घर में आता है वहां एक्टिव घर में आके उसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अगर आप ये मान लिए आप एक बहुत सीधे साधे आदमी है, बहुत अच्छे राइटर है, आप बहुत अच्छे टीचर है, अगर आपको ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जाए जहां पॉलिटिशियन स्टेज पे खड़े होकर बोलते हैं, आप वहां पे वो नहीं बोल पाएंगे। तो बृहस्पति थर्ड हाउस में आने से मरणकरण आ जाता है। अब क्या होता है, बृहस्पति थर्ड हाउस में होने से उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तीसरा घर के अंदर मेलिफिक्स चाहिए, लाइक मार्स, सैटर्न, सूर्य, राहु। तो ये जब प्लेनेट होते हैं ये हर चीज को बहुत अच्छी तरह से लड़ झगड़ के लॉजिकली या अपना एक्शन लेके ठीक कर पाते हैं। पर यही बृहस्पति वहां आ जाता है तो वो अपना पूरा रिजल्ट खो देता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पे रिसर्च करके देखा है। कारण क्या है, तीसरा घर एक ऐसा घर है जो इंसान की लाइफ को दोबारा जन्म देता है, और बृहस्पति तीसरे घर में वो चीजें नहीं दे पाता। दोबारा जन्म का मतलब है वो ऐसा घर है जिसमें, मतलब आप मान सकते हैं कि अभाग्य का घर है वो तीसरा घर। उसके कारण बृहस्पति थर्ड हाउस में आने से भाग्य को बदल नहीं पाता है। तो इस कंडीशन में ऐसे लोगों को बहुत सारी रेमेडीज है कि उनको बृहस्पति भगवान की मूर्ति लानी चाहिए, उनकी डेली पूजा करनी चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। अपने राइट हैंड में फर्स्ट फिंगर में एक सोने का गोल करके रिंग होता है, वो पहनना चाहिए। पीली चीजें दान करनी चाहिए, गायों को खिलाना चाहिए। अगर ये करते रहेंगे तो आपका बृहस्पति ठीक होने लगेगा। पर ये पर्टिकुलर एक मुहूर्त पे करना पड़ता है, जिस टाइम बृहस्पति ट्रांजिट में उसी घर में आ जाए, तीसरे घर में, उस दिन ये करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके बृहस्पति आपके अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। अब आते हैं दूसरा प्लेनेट, शनि। शनि जब भी पहले घर में होता है ये अपना
मरण करण मतलब ये यहाँ पे इतना फायदा नहीं दे पाता, इसीलिए शनि को पहला घर मरण करण दिया गया है। कारण क्या है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बृहस्पति को पहला घर नीच का बताया गया है। तो होता क्या है, जब भी शनि पहले घर में आता है तो वो सारा कंसंट्रेशन अपने ऊपर देने लग जाता है, अपनी बॉडी पे, अपने ऊपर। तो ऐसे लोगों की हेल्थ इश्यूज बहुत रहती है, लाइफ में हमेशा दबे हुए रहते हैं, अपने भाई बहनों के लिए, फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं ऐसे लोग, पर उनको उनका इज्जत या फेम या उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता। इसीलिए शनि को पहले घर में मरण कर्ण बताया है। इस स्थिति में आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। शनि को शांत करने के लिए एक्सरसाइज करिए, पसीना निकालिए, आपको तेल दान करना चाहिए। शनि मंगलवार के दिन तेल दान करिए हनुमान मंदिर या शनि मंदिर में, चाय दान करिए। तो ये अगर करते रहेंगे तो आपका शनि धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, लंबा समय लगेगा पर ठीक होने लगेगा। अब आते हैं वीनस, जो छठे घर में मरण करण स्थान होता है। देखिए क्या होता है, छठा घर जो भी होता है वो लड़ाई का घर है। वैसे भी छठे घर में शुक्र को नीच का बताया गया है, पर छठे घर में मरण करण स्थान भी उसको बताया गया है। कारण क्या है, छठे घर में आने के बाद शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको ज्ञान के साथ साथ पैसा भी देता है, पर छठा घर लड़ाई का घर है। वहां वो लड़ता कैसे है वो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ लड़ ले। यहाँ पे मेलिफिक्स हो, मंगल शनि राहु सूर्य, सूर्य एक बहुत अच्छा राजा की तरह प्लेनेट है वो हो, तो वो इजीली वहां पे लड़ पाते हैं। पर यहीं पे ये शुभ ग्रह है शुक्र, यहाँ आके अपना रिजल्ट खोने लगता है। उसके कारण उस इंसान को उस घर से कोई फायदा नहीं मिलता। वो हमेशा एक कंपटीशन के अंदर हमेशा नेगेटिव पार्ट में आने लग जाता है। नेगेटिव थॉट्स, मतलब डेली रूटीन में उसको प्रॉब्लम होने लग जाता है। वो कंटिन्यूअसली कोई काम नहीं कर पाता। जहां पे भी कंपटीशन का बात या कोई लड़ाई का बात आ जाता है तो पैनिक करने लग जाता है। अब आते हैं हम दूसरे प्लेनेट की तरफ, वो है मंगल। मंगल सातवें घर में मंगल को मरण करण क्यों बताया गया? देखिए, सातवां घर है जजमेंट का, सातवां घर है शादी का, सातवां घर है पार्टनरशिप का। मंगल का अगर नेचर समझिएंगे तो मंगल एक एनर्जेटिक और अग्रेसिव प्लेनेट है, जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है कोई चीज पे, गुस्सा बहुत जल्दी करता है, जल्दीबाजी बहुत रहती है। अब सातवें घर में ना तो सातवें घर में ना तो जजमेंट कर पाता है, क्योंकि उस जिस इंसान को जल्दीबाजी हो वो कोई भी डिसीजन कैसे देगा। यहाँ पे शनि बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत सोच समझ के टाइम लगा के निर्णय निकालता है। पर मंगल होने से अग्रेशन, शादी में अग्रेशन कोई काम का नहीं है, पार्टनरशिप में अग्रेशन कोई काम का नहीं है। पार्टनरशिप में अग्रेशन करेंगे पार्टनरशिप नहीं चलेगी, शादी में लड़ाइयां करोगे तो मैरिज लाइफ पूरी खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही कारण है सातवें घर में जब भी मंगल आता है ये मरण करण स्थान पे आ जाता है। यहाँ मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, अग्रेशन, गुस्सा, लगन को भी देख रहा है तो अगेन गुस्सा, छोटी छोटी बातों को लेके अग्रेशन आना, तो इसके कारण मैरिज लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस आता है। दूसरा जो प्लेनेट है सातवां घर में मरण करण में, वो बुध, मरकरी। देखिए, बुध एक एक्टिव प्लेनेट है। अगेन सातवां घर मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। बुध एक्टिव प्लेनेट है, बुध एक बच्चा है, बुध इंटेलिजेंस ही है, बुध कम्युनिकेशन में। पहला टॉपिक है बुध एक्टिव प्लेनेट है। बुध को कोई भी चीज थोड़े दिन के लिए अच्छी लगती है, वो उसका स्ट्रेटेजिक टाइम होता है छोटे छोटे चीजों को लाना और उसको इंप्लीमेंट करना। जब भी बुध सातवें घर में होगा आप देखिएगा कि ऐसे इंसानों को इमोशनल ट्रबल्स बहुत रहते हैं शादी को लेके। अब एक बच्चे का थ्योरी पकड़ा जाए, शादी के घर में बच्चे का क्या काम, सेवंथ हाउस में बच्चे का कोई काम नहीं होता। क्या है, वहां पे इमोशनल ट्रबल आने लग जाते हैं। आप देखिएगा बुध का एक प्रॉब्लम है, या तो वो खुश होता है तो खुश होता है, बच्चे की तरह नाराज हो जाता है नाराज हो जाता है। इस कंडीशन में शादी में ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, अनस्टेबल मैरिज हो जाता है। दूसरा ये एक्टिव प्लेनेट है तो बार बार इसके मूड चेंज होते हैं, आज ये काम कर लिया कल दूसरा करेंगे। एक्सट्रीमली अनसेटिस्फैक्शन इन मैरिज, सातवें घर का बुध। दूसरा क्या है, सातवें घर में बुध होने से मैरिज लाइफ में
ट्रबल्स आने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है मैरिज लाइफ में, ट्रबल्स आना, ज्यादा बात, अनवांटेड बातें होना। ज्यादा बात होने से भी आदमी की लड़ाई होती है। एक सीरियसनेस, एक प्रैक्टिकल नेचर मरकरी का 7वें घर में नहीं हो पाता है। उसके कारण लाइफ, शादी की लाइफ में बहुत दिक्कतें आती है। देखिए, बुध इंटेलिजेंस ही है, तो शादी के घर में, शादी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ इंटेलिजेंसी कोई भी काम नहीं आती। इंटेलिजेंसी आपके करियर में, आपके कर्म में काम आती है। इंटेलिजेंसी कभी भी 7वें घर में काम नहीं आती। तो उसके कारण मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, आदमी अनसेटिस्फाइड रहता है, कुछ बीमारियां भी देने लग जाता है, तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या बहुत सारी चीजें ऐसी है वो देने लग जाएगा। अब आते हैं चंद्रमा 8वें घर में। चंद्रमा का 8वां घर मरण करण स्थान है। 8वां घर नीच का भी है चंद्रमा के लिए। 8वां घर चंद्रमा के लिए नीच का है। चंद्रमा इमोशंस का कारक है। चंद्रमा ऑक्सीजन, चौथे घर में हैप्पीनेस है, क्योंकि चंद्रमा को चौथा घर मिला है। उसका अपोजिट 8वां घर है। दोनों जलीय राशि है, पर प्रॉब्लम क्या होता है, जहां आइसोलेशन है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, जहां पे एक टाइप का, देखो 8वां घर हर चीज को खत्म करता है। इंसान की आयु भी 8वें घर से देखी जाती है। तो 8वें घर में चंद्रमा होने से इंसान हमेशा दुखी रहता है। उसको कभी अनुभूति नहीं होती कि खुशी क्या है, इमोशंस क्या है। कोई की लाइफ में अगर इमोशंस नहीं हो तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा कि उसकी लाइफ हमेशा अजीब सी गुजरेगी। वो हमेशा खुशी में भी खुशी नहीं होता, दुख में भी मतलब दुख में भी वो कोई रिएक्शन नहीं दे पाता। तो उसके कारण चंद्रमा के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते। अगला जो प्लेनेट है वो है सबसे बड़ा राजा सूर्य। सूर्य 12वें घर में मरण करण स्थान में आ जाता है। उसका कारण है, सूर्य ऐसे घर में आ चुका है जो मोक्ष का है, ऐसा घर में आ चुका है जो अंधकार का है, ऐसे घर में आ चुका है जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बैड प्लेजर होता है उसका घर है। सूर्य 12वें घर में, 12वें घर को फ्रीडम का घर भी कहा गया है, पर यह सूर्य के लिए अच्छा नहीं है। अंधकार में सूर्य चला जाएगा तो उसकी रोशनी वो खो देगा। तो 12वें घर में जब भी सूर्य होता है, इंसान को उसको कर्म के कारण पैसा तो कमा लेगा, पर कर्म से उसको फेम नहीं मिल पाएगा। जो रिस्पेक्ट की वो आशा करता है, कांस्टेंट बिजनेस को बढ़ाता हुआ जाता है, वो नहीं कर पाता। इसमें कुछ कंडीशंस है, मैं और लास्ट में बताऊंगा आपको। पर सूर्य 12वें घर में जब भी आएगा, इंसान की लाइफ में अंधकार जैसा उसका फेम होगा। वैसे लोग अलग हटके आइसोलेशन में लाइफ निकालते हैं और वहीं पैसा बहुत कमा लेते हैं, पर फेम नहीं मिल पाता। कई लोग बोलते हैं पैसे से फेम आ जाता है, तो इनकी गलत फेम ही है। सूर्य का पोजीशन कुंडली में अच्छा नहीं हो तो उसको फेम नहीं मिल पाता। अब दो इंपॉर्टेंट प्लेनेट के बारे में बताता हूं, राहु और केतु, जो छाया ग्रह है। 9वां घर राहु के लिए मरण करण स्थान है। कारण बता देता हूं। 9वां घर ज्ञान का है, 9वां घर विजडम का है, 9वां घर आपके जो थाई का जो हड्डी है उसका है। 9वें घर में राहु आते ही सबसे पहले इंसान अपने धर्म के बारे में नेगेटिव होने लग जाता है, अपने समाज के बारे में नेगेटिव होने लग जाता है। ऐसे लोग बोलेंगे मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत बार सुने होंगे बात, कई लोग बोलते हैं ना, दुनिया से मुझे कोई लेना नहीं है, जो समझे समझे। देख लीजिएगा उनके 9th हाउस में राहु बैठेगा। फादर के लिए भी अच्छा नहीं है, फादर से भी सपोर्ट मिलना नहीं उसको। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम इस जगह पे आती है कि लाइफ में वो तरक्की कर भी ले, पर उनको भाग्य से कोई भी सहारा नहीं मिलता। आपके जो सीनियर है उनसे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, आपको कहीं पे भी रिस्पेक्ट मिलने की जगह नहीं बचती, भाग्य से जो भी मिला है। तो उसके कारण लाइफ में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, कहीं पे हमेशा अपने आप को ये समझना कि मुझे कहीं पे भी इज्जत नहीं मिल रही है। तो ये कारण है कि राहु 9th हाउस में जब भी आता है मरण करण स्थिति में आ जाता है। कुछ रेमेडीज है, जिसमें से सबसे पावरफुल रेमेडी है, आपको शिव जी की लगातार डेली बेसिस पे उन पे दूध का अभिषेक, पानी का अभिषेक करते रहना पड़ेगा।
अगर ये करते हैं तो आपका 9th हाउस ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट प्लेनेट है केतु, जो थर्ड हाउस में दिखा रखा है इसमें। केतु जब भी थर्ड हाउस में आता है वो मरण करण स्थान पे आ जाता है। उसका कारण क्या है? केतु के पास सर नहीं है, वो एक फिजिकल बॉडी है खाली, जो छाया ग्रह बोला गया, एक बॉडी नीचे का पार्ट है। जब भी तीसरे घर में आता है इंसान की कोई हॉबी नहीं रहती, दोस्ती यारी नहीं रहती, दोस्त बहुत कम होते हैं, मतलब हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। देखिए उनका हैंड राइटिंग अजीब किस्म का होगा, वो एक टाइप से डिटैच रहते हैं, उनका हॉबी उनको खुद को पता नहीं होता है क्या होता है, उनका एक्शन, उनका करेज उनको कुछ पता नहीं होता है, उनको किस जगह पे क्या डिसीजन लेना चाहिए कुछ पता नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए किसी का सूर्य 12वें घर में है और बृहस्पति चौथे घर में है। बृहस्पति चौथे घर में उच्च का हो जाता है, तो बृहस्पति का दृष्टि अगर 12वें घर पे गिरे सूर्य पे, तो वो सूर्य की नेगेटिव जो अंधेरे के घर में वहां से उसको बचा लेता है, कि बृहस्पति जीव मतलब जीव कारक है। वहीं बृहस्पति छठे घर में हो उसको देख ले तो बचा लेता है 5वीं दृष्टि से। कोई भी प्लेनेट यहाँ पे दिख रहा है उस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि गिर जाए, पर बृहस्पति खुद थर्ड हाउस में नहीं होना चाहिए, पर बृहस्पति की दृष्टि गिर जाए 5वीं 7वीं या 9वीं, वो उसको कंट्रोल कर लेता है, बचा लेता है, उसको एनर्जी देने लग जाता है। तो ये आज का मैंने टॉपिक बताया आपको कि किन किन घरों में कोई भी प्लेनेट जाता है उनका मरण करण स्थान है। जैसे 12वें घर में सूर्य, पहले घर में शनि, तीसरे घर में केतु और जुपिटर, छठे घर में शुक्र, 7वें घर में मंगल और बुध, 8वें घर में चंद्रमा, 9वें घर में राहु। याद रखिएगा जब भी कैलकुलेशन करें ये घरों को और इन प्लैनेट्स को भाव के हिसाब से जरूर देखिएगा, और साथ में आपको चलित कुंडली भी देखनी है। अब आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक, जब कोई प्लैनेट रेट्रोगेट हो जाता है तो उसके रिजल्ट अलग आएंगे। मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, जो केतु और राहु केतु हमेशा रेट्रोगेट रहते हैं तो इनका प्रिडिक्शन चेंज नहीं होगा, पर जब भी बृहस्पति या रेट्रोगेशन में आ जाएगा, ऐसा व्यक्ति अगर उसके बृहस्पति की दशा आ जाए दुनिया को हिलाने की हिम्मत रखता है। और रजनीश ओशो की कुंडली के अंदर तीसरे घर में बृहस्पति था, वो ऐसा बोलते थे कि लोग सुनना चाहते थे, रेट्रोगेट बृहस्पति था, वक्रीय बृहस्पति था। आज भी कई लोगों का मन करता है काश वो जिंदा होते तो हम सुन पाते। वहीं पे अगर शुक्र छठे घर में आके रेट्रोगेट हो जाता है तो इसका रिजल्ट अलग आएगा। वैसा रिजल्ट नहीं आएगा कि शुक्र लड़ नहीं पा रहा है, वो अलग तरीके से लड़ेगा। वैसे ही सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेशन में आ जाए तो उसके रिजल्ट अलग मिलेंगे। सैटर्न बहुत कुछ ऐसे इंसान कर पाते हैं अपने कर्म क्षेत्र में, पर मंगल और केतु अगर रेट्रोगेट हो भी जाए तो भी 7वें घर में खराब रिजल्ट ही देंगे। अग्रेशन, लड़ाई होगी मैरिज में, मरकरी इंटेलिजेंसी है, कम्युनिकेशन है, बच्चा है, बच्चा बाल, तो यहाँ शादी में हमेशा बच्चे जैसी लड़ाइयां होती रहेगी, शादी में प्रॉब्लम होती रहेगी। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा आपको।